हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास में हमारी नई बुक हम लोगों ने आपका प्रारंभ किया है, भारत और समकालीन विश्व। उसी का हम लोग पहला चैप्टर आपका देख रहे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें सबसे पहले हमने इस इमेज को देखा जो आपका देखा था, जो फ्रेडरिक आपका सरियू ने बनाई थी। और इस इमेज को आपका देखने के बाद ही हम सारी चीजों पर आगे हमने गौर करेंगे और इनको गौर करके एक एक करके जो है इनको हम लोग आपका देखने वाले हैं और इन पर अपनी जो है बात करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? तो इमेज हमने देख ली थी, ठीक। पूरी हमने 4 चित्रों का जो इसमें वर्णन था वो हमने करा। कैसे इसमें अनेक अनेक देशों के लोग अपनी अपनी संस्कृति के साथ स्वतंत्रता आपके माता के सामने खड़े हैं और उसको प्रेयर कर रहे हैं। उसके हाथ में घोषणा पत्र है और एक हाथ में आपका मशाल है और बहुत लंबी कतार हमको यूरोप के लोगों की यहाँ दिखाई दे रही है। इसको हमने एक्सप्लेन किया। कुछ हमको शब्द मिले को बोलते हैं आपका निरंकुशवाद। क्या होता है उस पूरी प्रक्रिया को पढ़ा। ऐसी सरकार शासन जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश यानी कि लगाम नहीं होता, उसको हम आपका निरंकुश शासक क्या है कहते हैं। निरंकुश शासक उसको पहचानते हैं। ये सारी चीजें हमको आपका देखना है, इन सब चीजों पर हमको गौर करना है, ठीक। चलिए, तो इतना हमने देख लिया, इतना इसको देख लिया कौन कौन से। और साथ में हमने देखा यूरोप में कुछ ऐसे राजशाही मतलब वंश थे जो वहां आपके शासन कर रहे थे। उन राजशाही वंश का जो आपका सिलसिला था, उन सिलसिलों को हटाकर क्या कर दिया गया, अन्य बहुत सारे आपके राष्ट्र राज्यों की आपकी कल्पना आई। और उन राष्ट्र राज्यों में क्या थी कल्पना में कि लोग क्या हो, आधुनिक रूप से क्या हो, आपका परिवर्तन आए, उनमें केंद्र की सत्ता हो, संप्रभु हो, एक पहचान हो, साझा इतिहास की विरासत हो। इस तरीके से हमने देखा। और राष्ट्र कैसा होना चाहिए, तो इसमें हमने देखा था अनरेस्ट आपके रेनन के विचार। इसकी बड़ी आलोचना भी आपके लोगों द्वारा आपकी की गई और हमने भी आलोचना की कि ऐसे भी हो सकता है जो उनके तत्व हैं हम उनको खंडन भी कर सकते हैं। फिर इस चैप्टर का हम जो हम पढ़ रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद, तो उसकी पहली यूनिट हमारी शुरू हुई है जिसमें हम देख रहे थे फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, कि आखिर में फ्रांस यूरोप का ही एक देश है, यूरोप महाद्वीप का। तो फ्रांस में सबसे पहले क्रांति कब आई और क्रांति के साथ कैसा एक नेशन बनना चाहिए फ्रांस, ये भी एक विचार जो आया। तो इसी को हम देख रहे हैं, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। तो सबसे पहले आपको बिल्कुल ज्ञात होना चाहिए कि फ्रांसीसी क्रांति का जो उद्भव अभिव्यक्ति है वो कब है, 1789 ईस्वी के साथ होती है। क्लियर है? चलिए इसको दोबारा पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे और गौर करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले मैं पुनः एक से आप बार फिर पूछना चाहता हूं कि किसी बच्चे ने कोई चीज रिवीजन की हो, चैप्टर को घर पे पढ़ा हो, कोई चीज आपको समझ नहीं आई हो, तो मेरे प्यारे बच्चों आप एक बार गौर करके आप इसको देख लीजिए। कुछ पूछना है मुझसे पूछ लीजिए लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से। सारे जो मीडियम है, जो सारे माध्यम हैं वो आपके पास खुले हुए हैं। आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं अपना, अगर कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है तो। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जैसा कि आपको याद होगा, 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति से ही जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उसने संप्रभुता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित यानी कि ट्रांसफर हो गई थी। क्रांति ने घोषणा की अब लोग द्वारा राष्ट्र का गठन हो गया। और क्या हो गया कि लोगों द्वारा जो है उसका राष्ट्र का जो गठन है वो आपका होने लगा था। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांति ने अनेक ऐसे कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों का एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो रही थी, जैसे पितृभूमि और नागरिक। क्लियर? जैसे विचारों ने एक संयुक्त समाज के विचार पर बल दिया जिससे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। और कैसे थे? एक समान जो अधिकार थे वो आपका इन्हें क्या हो गए थे, इसमें आपका
जो प्राप्त हैं वो आपके हो गए थे। ठीक, ये देखिए, ठीक है, क्या हो गए थे। अब देखिए वहां के लोग हैं एक साथ मिलकर एक सामूहिक पहचान के साथ ये क्या कर रहे हैं कि अपनी भावना को जागृत कर रहे हैं। अब कह रहे हैं जैसे जैसे आप विचारों को एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया गया जिससे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुन लिया गया और क्या हो गया, एक नया फ्रांसीसी जो आपका तिरंगा झंडा था उसको चुन लिया गया। ठीक है, जो द ट्राई कलर था उसको, जिसने पहले राष्ट्रध्वज की जगह ली। और कह रहे हैं कि यही पहला क्या था, राष्ट्रध्वज था। अब देखिए स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय यानी कि एक्टिव नागरिकों के समूह द्वारा कराया गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। अब देखिए स्टेट जो आपका जनरल था, इस स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नेशनल असेंबली, यानी कि राज्य विधानसभा से क्या हो गया, राष्ट्रीय केंद्रीय विधानसभा हो गया, ऐसे समझ सकते हैं। नई स्तुतियां रची गई यानी कि नई चीजों की आपका रची गई, शपथ ली गई, शहीदों का गुणगान किया हुआ और यहाँ सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। और कह रहे हैं कि जो भी काम हुआ उसमें सब आपका राष्ट्र के नाम पर ही ये सारी चीजें हुई। एक केंद्रीय प्रशासनिक भू व्यवस्था की गई जिसे भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून होंगे। और कैसी होगी, एक भू व्यवस्था लागू करी गई और कहा गया सभी लोगों के लिए समान रूप से क्या होगा, ये लागू होगी। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए, यानी कि जो वस्तुओं को मंगाने पर और भेजने पर जो कर लगते थे उनको समाप्त कर दिया गया। और भार तथा नापने का एक समान व्यवस्था, यानी कि वेट वजन की जो आपकी पत्ती है, जो आपका मापने की जो आपका पैमाइश है, इसको भी समान कर दिया गया। अब देखिए भारत में जो आपकी पद्धति है वो आपका ग्राम किलोग्राम में होता है और हमारे यहाँ मीटर सेंटीमीटर इसी प्रकार फीट में हम चीजों को नापते हैं। लेकिन आप ब्रिटेन वगैरह में देखोगे तो वहाँ वेट को आपके पाउंड में नापा जाता है। किसमें नापते हैं, पाउंड में नापते हैं। क्लियर है, ये साफ होना चाहिए। अब क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और फ्रेंच, पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी वही राष्ट्र की साझा भाषा बनी। अब देखिए जो भी आपके फ्रांस में लोकल लैंग्वेज थी उनको बढ़ावा नहीं मिला, बढ़ावा किसको मिला, फ्रेंच भाषा को बढ़ावा मिला और कहीं यही राष्ट्र की साझा भाषा बनी। तो इसीलिए वहां क्या हो गया, एक भाषा का विकास हो गया, क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा उन्होंने नहीं दिया, हतोत्साहित किया। और क्या हो गया, फ्रेंच की जो भाषा थी उन्होंने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में फ्रांस ने क्या कर लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर है, ये कहानी है किसकी, फ्रांस की आपका क्रांति की। इसको आपको देखना चाहिए और एक बार ये इमेज है इसको देख लीजिए, फिर थोड़ा सा हम लोग इसको पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। देखा इतना, अब देखिए क्रांतिकारियों ने यह घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का एक भाग्य और लक्ष्य था। अब देखिए उन लोगों ने क्या घोषणा करी थी, राष्ट्र का जो भाग्य है और लक्ष्य है सब इसी में है, वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराएंगे। और क्या लक्ष्य बनाया कि यूरोप के जो भी लोग हैं और जहां पर आपका निरंकुश शासन है वो उससे क्या कराएंगे, उनको आपका मुक्ति कराएंगे, उसको फ्रीडम कराएंगे। दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र में संगठित होने की मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाओं को पूरे यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंचाती हैं तो छात्र तथा शिक्षित मध्यम वर्ग ने अन्य सदस्यों ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की
और क्या हुआ, एक क्लब होता है जैकोबिन क्लब की स्थापना की। ठीक, क्या है, फ्रांसीसी घटनाओं और यूरोपीय खबर के विभिन्न शहरों तक पहुंचाने के लिए शिक्षित और माध्यम वर्ग ने एक अपना माध्यम बनाया, जिसको क्या बोलते हैं, जैकोबिन क्लब। अब देखिए, भारत में भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जैकोबिन क्लब की स्थापना करते हैं। उनका नाम है आपका हैदर अली के पुत्र हुए हैं आपके टीपू सुल्तान। वो क्या करते हैं, जैकोबिन क्लब की स्थापना करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, उनकी गतिविधियां और अभियानों ने फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता आपका तैयार किया और 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े बड़े इलाकों में घुसी क्रांतिकारी युद्धों की शुरुआत के साथ ही फ्रांसीसी सेना राष्ट्रवाद के विचार को विदेश में ले गई। और क्या कह रहे हैं, यही विचार था जो पूरे विचार को आपका विदेशों में भी आपका लेकर चली गई। तो निश्चय कौन कर रहा है, फ्रांस। किस चीज के लिए, कि पूरे यूरोप को जो आपका निरंकुश शासक हैं उनसे क्या कराएंगे, मुक्ति कराएंगे। और क्या कर रहे हैं उस मुक्ति के लिए, वो आपका उस मुक्ति के लिए जितना उनसे हो सकता है वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है, वो क्या चाहते हैं कि जो निरंकुश शासक है वो हट जाएं। हटेंगे कैसे, कि जो आपके बुद्धिजीवी, शिक्षित या जो आपका मध्यम वर्ग है, जब तक उनका विचार लोगों तक, अन्य शहरों तक, पढ़े लिखे व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा तो वो कैसे होंगे। तो उन्होंने उसके लिए एक क्लब बनाया था, जिस क्लब का नाम था जैकोबिन क्लब। और इसका माध्यम क्या था कि उनकी गतिविधि, देखिए ध्यान दीजिए, क्या है, उनकी गतिविधि और अभियानों ने फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया। और जिस तरह की एक्टिविटी हो रही थी, रास्ता तैयार किया। और कह रहे हैं कि ये दशक है 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली के बड़े इलाकों में घुसकर क्रांतिकारी युद्ध शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेना राष्ट्रवाद के विचार को विदेश में ले गई। और क्या हो गया कि कहां तक ले गई, ये राष्ट्रवाद का जो विचार इनके मस्तिष्क में आया था, नेशनलिज्म जो घुसा था, उसको अन्य देशों में ले गए। क्योंकि अन्य देशों में कहीं ना कहीं आप देखिए सब जगह राजशाही आपकी चल रही थी, हर जगह राजा का डोमिनेंट था, लेकिन डेमोक्रेसी, लोगों की जनता वहां बहुत कम थी, चाहे आपका यूरोप ही क्यों ना रहा हो। क्लियर है, ये पता होना चाहिए। अब देखिए, नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आता था, अब देखिए नेपोलियन भी क्या था, ध्यान रखना है आपको, नेपोलियन भी एक शासक था और उसके क्षेत्र में भी यूरोप का बहुत बड़ा हिस्से पर क्या था, नेपोलियन का अपना कब्जा था, उसका अधिकार था। उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में ही पहले आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपाल में निसंदेही प्रजातंत्र को नष्ट किया गया था, मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उनके क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेशन किया गया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। अब कह रहे हैं कि 1804 में नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। अब एक बाप की संहिता बनी है, इसका नाम है आपका नेपोलियन बाप का संहिता, और एक्चुअल में ये 1804 में आई थी। क्लियर है, ये कानून था, क्या था, ने जन्म के आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए। कह रहे जो आधार उनको मिले थे जन्माधिकार, उनको समाप्त कर दिए गए और उनके कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। कि क्या है, कि कानून के समक्ष सब बराबर है और संपत्ति का अधिकार को सुरक्षित कर लिया गया। इसी संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मन ने, नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सीमावर्ती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भूदास तत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। और शहरों में भी कारीगरों की श्रेणी संघ के नियंत्रण से हटा दिया। यातायात और संचार सुविधा को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों
और नए उद्योगपति ने नई न्याय मिली आजादी चखी। और कैसे कह रहे हैं कि उनको क्या हुआ, जो भी आपके किसान थे, कारीगर, मजदूर थे, उद्योगपति को क्या मिली, नई आजादी चखी। कि नया एहसास क्या था उनके लिए। अब देखिए बिल्कुल फ्री हो गए हैं, सबको अपना पता है। और कह रहे हैं कि जितने भी हर श्रेणी के व्यक्ति पर जो भी नियंत्रण थे उनको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। अब सारी चीजें सरल हैं तो दिक्कत होने वाली है नहीं। तो उद्योगपति और खास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक ये समझने लगे कि एक ही समान कानून मानक भार और नाप और एक राष्ट्र मुद्रा के इलाके से दूसरे इलाके में वस्तु और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी। अब देखिए लोग क्या कह रहे हैं, अगर सारे यूरोप में या जो भी देश हैं उन देशों में क्या हो जाए, एक स्टैंडर्ड वजन की इकाई हो जाए और एक स्टैंडर्ड नापने की इकाई हो जाए और एक क्या हो जाए, नेशनल मुद्रा हो जाए, तो फिर समझ लीजिए चाहे कोई वस्तु खरीदने चाहे कोई पूंजी हो, उसके आवागमन में जो सहूलियत, जो बेनिफिट होगा उसका हम बता नहीं सकते। तो आप देखिए आज भी यूरोप में सब जगह क्या है, आप देखते हैं कि जो भी देश हैं सब जगह उन्होंने क्या किया है, हर देश में अपना एक वेट पैमाना होता है वजन का, ठीक है, नाप तोल कैसी है, सबको फिक्स रखा गया है। तो उसमें आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हम थोड़ा सा आपका पढ़ रहे हैं एक बार उसको देख लेना चाहिए कि आखिर में क्या है। तो ये यूरोप का मैप है, कैसा है, यूरोप का मैप। तो यूरोप के मैप को आप देखिए, ये है रूसी साम्राज्य, ध्यान दें, रूसी साम्राज्य, हम इसको कुछ नहीं कह रहे अभी। तो हम फिलहाल कहां बात कर रहे हैं, फ्रांस की। और आप फ्रांस की सीमा को देखिए, सेना कहां घुस रही थी, स्विट्जरलैंड में, नीदरलैंड में, ठीक है, और इस वाले क्षेत्र में, ये पूरा। अब आप देखिए ये पूरा पार्ट है और यहां क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिए, यहां होगा लोकतंत्र। और यही है आपका लंदन, जिसे आप कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। ये देखिए कितना छोटा है, लेकिन यहाँ के शासकों ने लगभग, एग्जैक्ट मुझे फिगर ध्यान नहीं है, लगभग आपका 54 या आपकी 56 कंट्री पर इन्होंने राज किया है। आप सोच सकते हैं, क्लियर है। चलिए इसको देख लीजिए मैप को, और कोशिश करके आप लोग करिएगा जब हम लोग बात करेंगे दूसरा ऑस्ट्रिया की, हंगरी की, रोमानिया की, बुल्गारिया, क्लियर है, स्कोर्बिया, स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को, तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि हम अब कहाँ की बात कर रहे हैं, कैसे। तो एक बार कोशिश करके जो है एटलीस्ट आप जैसे भी उल्टा पुल्टा आपसे मैप बने, एक बार मैप बनाने की कोशिश कीजिए और इसको लिख लीजिए जैसा भी आप लिखना चाहते हैं। हो गया बच्चों, आगे बढ़ जाएं। चलिए ध्यान दीजिए, अब इससे आगे चलते हैं और इससे आगे हम लोग आपका विचार भी करेंगे। देखिए इतना हो गया, इतना हम लोग इसको देख पाए, गौर कर लिया इतना पूरे पर हम लोगों ने अच्छे से, इन पर विचार भी किया। आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए एक जर्मन के चित्रकार हुए हैं, दूसरे, उन चित्रकार को देख लीजिए। ये कह रहे हैं जर्बकेन जर्मनी में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण कर रहे हैं। जर्मनी के चित्रकार कार्ल कैस्पियर फिट्ज द्वारा बनाया गया एक इस रंगहीन चित्र के विषय में फ्रेंच सेना ने जैकोबिन शहर पर कब्जा किया। अपनी नीली, सफेद और लाल पोशाक से पहचाने जाने वाले लगे फ्रांसीसी सैनिकों को दमनकारी के रूप में आपका दिखाया गया है, प्रस्तुत किया गया, जो एक किसान की गाड़ी बाएं ओर छीनते हुए, कुछ युवक महिलाओं को तंग करते हुए, यानी कि अब आगे का भाग दिखा रहे हैं इसमें, एक किसान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर रहे हैं,
स्वतंत्रता के वृक्ष द्वारा पर लगाई जा रही पट्टी पर जर्मन में लिखा है, उसका अनुवाद कर रहे हैं। हमसे आजादी और समानता ले लो, यह मानवता का आदर्श रूप है। यह फ्रांसीसियों के इस दावे में व्यंग है कि वे जिन इलाकों में जाते हैं वहां राजतंत्र का विरोध कर मुक्तिदाता बन जाते हैं। यानी कि कुल मिला के ये कह रहे हैं कि जिस तरह से वो आजादी दिला रहे हैं ये बड़ी अलग है स्वतंत्रता, ये बड़ा अलग है कि आप राजतंत्र को खत्म कर कर विरोध कर रहे हैं। तो ये कैसा है कि आप लोगों को मजबूरन उनको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, आपको याद होगा जब भारत में फ्रांसीसी और जब आपके पुर्तगाली आते हैं और साथ में अंग्रेज आते हैं, तो अंग्रेजों की और इनकी फ्रांसीसियों कभी आपस में नहीं बनी। ये हमेशा क्या रहे, एक दूसरे के क्या रहे, विरोधी रहे। इसलिए आंग्ल आपके जो हैं मैसूर युद्ध भी हुए, आपके फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच युद्ध होते हैं और 3 युद्ध होते हैं। और उन आपका युद्धों में आपकी संधि होती है कि जो ऑस्ट्रिया का पार्ट है उसको आपका कौन रख लेगा, आपका फ्रांसीसी लोग रख लेंगे यूरोप में और हमारे लिए भारत छोड़ देंगे। तो इस तरह से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक बार ये इमेज को गौर करके आप लोग अच्छे से देख लीजिए, दिखा देंगे किस तरह से। ये देखिए, ये व्यक्ति को बैठा रहे हैं किसान को महिला के साथ, कैसे जबरदस्ती हो रही है, कैसे पेड़ को चिपका रहे हैं। ये दिखाया गया है, एक आलोचनात्मक पहलू हमको दिखाया गया है। याद रहेगा कैसा है, आलोचनात्मक पहलू है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ के हम बहुत सारी चीजें हैं जिन पर हम लोग इसमें गौर करेंगे। देखिए, लेकिन जीते हुए इलाके में स्थानीय लोगों ने फ्रांसीसी शासन के प्रति मिली जुली प्रतिक्रिया आपकी प्रतिक्रिया थी। अब जहां पर शासन मिल गया था वहां के लोगों ने भी क्या किया कि मिली जुली उनकी प्रतिक्रिया दी। शुरुआत में अनेक स्थानों पर जैसे हॉलैंड, स्विट्जरलैंड के साथ ही कई शहर जैसे ब्रसेल्स, मेज, मिलान और वर्साय में फ्रांसीसी सैनिकों का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की राह में स्वागत किया गया। अब देखिए, जहां पर ये चीजें हुई, जहां पर तानाशाही थी, उनको खत्म किया यूरोप में, तो बहुत जगह उनका स्वागत भी किया गया। मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया। अब देखिए, जो तो पहले आपका स्वागत कर रहे थे, अब जो स्वागत करने वाले व्यक्ति हैं वो क्या हो गया आपका, अब वो ये आपका किसमें हो गए, नफरत के रूप में आपका बदल गया। यानी कि वही चीज क्या हो गई आपकी, शीघ्र ही आपकी दुश्मनी में बदल गई। जब यह साफ हो गया कि नया प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं है, ऐसा नहीं है, ध्यान देना है, ये प्रशासनिक जो व्यवस्था है जिस तरह की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं उसके अनुरूप नहीं है। बढ़ते हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रांस सेना ने जबरदस्त भर्ती से हो रहे नुकसान और प्रशासनिक परिवर्तन से मिले फायदे से कहीं ज्यादा नजर आने लगे। अब कह रहे हैं कि जिस तरह से फ्रांसीसी लोग आपका जबरन भर्ती कर रहे हैं और कैसे उनके काम हैं, तो वहां की जनता ने दोनों तरह को बैलेंस किया कि आखिर में हमको प्रॉफिट कितना है और इनके बदले लॉस क्या हो रहा है। तो जब उनको पता चला कि अल्टीमेटली इनके साथ रहने में कोई बेनिफिट्स नहीं है, किसके साथ, फ्रांसीसी क्रांति के साथ। अब देखिए, एक चित्र हमको दिखाया गया है, आप इसको गौर करके देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और चित्र के विषय में पढ़ेंगे। थोड़ा देख लीजिए आप इसको, देख लिया, आगे बढ़े। देखिए, राइनलैंड का डाकिया इलगाई सिप संग आते हुए कुछ गवा देता। अब देखिए, वो कुछ आ रहे हैं और वो कुछ पत्रों को क्या आते इसमें से निकाल देते हैं। नेपोलियन ने 1813 में लाई लिप्सिंग की लड़ाई हार कर फ्रांस लौटते हुए डाके के रूप में दर्शाया गया है और उसे झोले से गिरती हुई चिट्ठी को उसको भूभाग पर नाम लिखे हैं जिन्हें अब वह हार चुका है। कौन क्षेत्र हार लिखते हैं उसको दिखाया गया है। तो इस तरह से जो था हमारा एक चैप्टर जो है पूरा आपका समाप्त हो चुका है और इसकी जो पहली यूनिट है उस पहले यूनिट को हम लोग आपका देख चुके हैं।
उस पहले यूनिट को आप लोग ध्यान रखिए। कैसे? पहली यूनिट क्या थी कि फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। यानी कि देखिए, अगर मैं निष्कर्ष निकालूं तो फ्रांसीसी लोग जो थे उन्होंने जो आपका राजतंत्र था, राजतंत्र मतलब किसी का राज होना, तंत्र मतलब शासन, उसको समाप्त कर उन्होंने निश्चय किया कि वो इतना उनसे खोर खा रखे थे, मतलब उतना नाराज थे कि जहां पर राजतंत्र होगा यूरोप में वहां समाप्त करेंगे और वहां लोगों को सत्ता देंगे। क्लियर है? इसलिए वो आपका स्विट्जरलैंड, हंगरी, ऑस्ट्रिया की तरफ आपका बढ़ रहे थे और वहां के लोग उनका स्वागत कर रहे थे। लेकिन अल्टीमेटली देखा कि वहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो अच्छी नहीं होने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रांसीसी जो सैनिक थे उनका जो कार्य था वो कहीं ना कहीं आपका दमनकारी था। दमनकारी कैसा था? जैसे आप इस इमेज में बिल्कुल साफ साफ आपका देख सकते हो, ये देखिए। तो सबसे पहले नीदरलैंड और आपका स्विट्जरलैंड, ठीक। अब दमनकारी के रूप में ये देखिए, ये इमेज जो है आपका दमनकारी के रूप को साफ साफ जो है एक्सप्लेन करती है और साफ साफ बताती है कि कैसे आपका दमनकारी आपका दमन कर रहे थे, ये हमको पता होना चाहिए। और यही समस्या जो थी बनी हुई थी। देख लिया बच्चों? चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो इस तरह से पूरा जो उनका था उनको पूरा एक्सप्लेन किया गया, उनको बताया गया क्या चीज है। तो इस तरह से आप एक यूनिट मान लीजिए, एक चैप्टर मान लीजिए जो है वो खत्म हो गया। अब इसमें दूसरा चैप्टर, दूसरा यूनिट शुरू हो रहा है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन आज हम थोड़ा इसका पृष्ठभूमि को समझते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। यूरोप जो है, अब देखिए हम लोग यहाँ पार्टिकुलर देश की बात नहीं कर रहे हैं। तो यूरोप का जो मैप दिखाया है उसमें जो सारे देश हैं उन सारे देशों की हम लोग बात कर रहे हैं। इसलिए शब्द आया है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। कि यूरोप में कैसे आपका जो नेशनलिज्म है उसका उदय होगा, इसके विषय में हम लोग आपका पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ध्यान दीजिए, अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखोगे तो इसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसा कि आज है। यानी कि अगर आप 18वीं सदी के मध्य का अगर आप यूरोप का मैप देखोगे तो जिस तरह के आज राष्ट्र हैं, बेल्जियम, हंगरी, स्वीडन, ये सारे जितने भी हैं मतलब यूरोपियन कंट्री हैं, वो समय नहीं थे। जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं ना, तब वे क्या थे? राजशाहियों, डचों और कैंटनों में बटे हुए थे। कैसे? अलग अलग पार्टों में आपका बटे हुए थे, जिनके शासकों ने उन्हें स्वायत्त क्षेत्र थे। और कैसे थे? उनमें हर जगह आपके शासक थे और पूर्वी और मध्य यूरोप में निरंकुश राजतंत्र के अधीन थे। कैसा था? हर जगह यूरोप में जितने भी आपका जो आज राष्ट्र बने हुए हैं उस जगह कहीं ना कहीं आपका कोई राजशाही परिवार, कहीं डच आपके, कहीं कैंटन जो थे वहां बैठे हुए थे और हर जगह एक निरंकुश जो था आपका शासक वहां था। और यही कारण है कि जब शासक हटेगा, अब वहां से जब आपका जो एक शाही वर्ग की सत्ता है जब वो समाप्त होगी, तो शाही वर्ग की सत्ता समाप्त होने के पश्चात ही लोगों के संघर्ष के माध्यम से, लोगों की क्रांति के माध्यम से वहां लोकतंत्र आपका विकसित होगा और राष्ट्र की भावना को जन्म देंगे और तभी यूरोप में क्या होगा? राष्ट्र निर्माण होगा। तो क्रम बहुत धीरे धीरे है, इस क्रम को भी हम धीरे धीरे करके सारी चीजों को एक एक करके उन पर विचार करके जो है हम लोग यूरोप में जो राष्ट्र निर्माण है इसके विषय में गौर करके हम लोग आपका देखेंगे और इस पर बात भी करेंगे। क्लियर है? तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण तो आपका तिथि दी गई है। इन तिथियों को क्या करें, एक बार लोग मेरे प्यारे बच्चे सब लोग आप इनको जरूर एक बार पढ़ लीजिए, इनको एक बार अच्छे से आपका देख लीजिए कि नेपोलियन इटली पर हमला कब करता है, शुरुआत कब है, वियना संधि को बड़ा हम गौर करेंगे कि नेपोलियन के पतन के बाद जो आपको वियना संधि हुई थी, वियना कन्वेंशनल, इटली का एकीकरण, इन सभी पर जो है हम लोग आपका गौर करके बहुत अच्छे से आपका
विचार करेंगे और एक एक करके जो है इन सारी चीजों को देखेंगे। तो फिलहाल फ्रांसीसी क्रांति का उदय और इसके विषय में जो हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें कुछ भी आपको पूछना हो पहली यूनिट में तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।